हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कर्ण बैच है और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास के फिजिक्स को। 11th क्लास के फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर नंबर 2 का ये वीडियो नंबर 5 है। और इस वीडियो नंबर 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। पहले देखेंगे कि त्रुटि क्या होती है, फिर देखेंगे कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। कोई डिफिनेशन नहीं, कुछ बवाल नहीं, बड़े आराम से चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। क्या क्या इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। त्रुटि पढ़ेंगे, प्रतिशत त्रुटि पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। 2 क्वेश्चन को करेंगे, मतलब 2 न्यूमेरिकल को करेंगे। 2 न्यूमेरिकल को करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे दूसरे टॉपिक की ओर। वो दूसरा टॉपिक होगा हमारा त्रुटियों का समायोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बाद हम लोग फिर उसके छोटे छोटे 3 निगमन कर लेंगे। छोटे छोटे 4 से 5 लाइन के होंगे। उसके बाद फिर हम लोग उनके ऊपर फिर से न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएं। आज के बाद आपको प्रतिशत त्रुटि में समस्या ही ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है त्रुटि। किसी राशि के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। इसका मतलब रियल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। जैसे कि मान लो आपसे कहा गया कि मेरी लंबाई मापिए, ठीक है, मेरी लंबाई मापिए। इसका मतलब आपने क्या किया? प्रैक्टिकल किया, पर वास्तव में मेरी लंबाई कितनी थी? 5.7 थी। आपने जब मेज़र किया तो आपने कहा कि सर जो आपकी लंबाई है वो तो 5.6 है, 5.6 इंच है, ऐसा आपने कह दिया। इसका ये मतलब हुआ कि आपने कहीं ना कहीं त्रुटि कर दी। तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए और वही कहलाएगी त्रुटि। समझ में आई बात? इसका मतलब वास्तविक मान और जो हमारा प्रायोगिक मान है उन दोनों का जो अंतर होगा वो कहलाएगा त्रुटि। त्रुटि का मतलब क्या है? गलती, एरर। तो इसका मतलब हम लोग घटा देंगे दोनों चीज़ों को। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद आता है प्रतिशत त्रुटि। अब आपसे कोई पूछे कि आप अपने जो अभी अभी आपका हाल में 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, आपसे पूछे कि अगर आपको उस 10th क्लास के बोर्ड में से 600 नंबर में से, मान लीजिए कि 600 नंबर का आपका पेपर था, अगर आपसे 600 में से आपने सिर्फ 500 नंबर गेन किए हैं, सिर्फ 500 नंबर गेन किए हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि आपने 100 नंबर की क्या कर दी है? गलती कर दी है। फिलहाल 100 नंबर की आपने क्या कर दी है? गलती कर दी है। इसका मतलब ये आपकी क्या है? त्रुटि है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आपसे कहा जाए कि इसका परसेंटेज निकालिए, तो आप क्या करोगे? प्रतिशत त्रुटि आपसे निकालने के लिए कहा जाए कि कितने % आपने गलती की है, तो क्या करोगे आप? तो आप करोगे कि सर 100 नंबर की गलती हुई थी और उसके बाद 600 नंबर का पेपर हुआ था। परसेंटेज अगर किसी भी चीज़ का निकालना है तो उसको 100 से हम लोग गुणा करते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि 100 बटे कितना हो गया? 600 और उसके बाद गुणे में कितना हो गया? गुणे में हो गया 100। ध्यान से हमारी बात को समझते रहिएगा। 0 0 क्या हो गए? कट गए और उसके बाद ये बचा हमारे पास 100 बटे कितना? 100 बटे ये 0 0 कट गए ना, 100 बटे कितना हुआ? 6। इसको डिवाइड कर लीजिए, जितना आंसर आएगा उतने % आपने गलती की थी। पर आपसे बोला जाए कि आपने कितने % आपके आए थे, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर लिखना है 500, नीचे लिखना है 600 और गुणा कर देना है 100 से, और जितना आंसर आ जाए वही आपका हाई स्कूल का परसेंटेज हुआ। इतनी बात आपको समझ में आ गई? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम लोगों से प्रतिशत त्रुटि पूछी जाएगी तो हम अपने वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को घटा देंगे और उसके बाद वास्तविक मान से फिर डिवाइड करके 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब वही फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, बस ये फॉर्मूला को समझना है, आपको रटना नहीं है। क्या लिखा है? प्रतिशत त्रुटि वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे वास्तविक मान गुणे 100 और बाद में परसेंटेज का चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। मैं भूला नहीं था, मैंने सोचा था मैं ऐसा कहूंगा ताकि आप नहीं भूलो, ठीक है। अब उसके बाद अब ये प्रतिशत त्रुटि का एक फॉर्मूला हो गया
और ये प्रतिशत त्रुटि का दूसरा फॉर्मूला हो गया। इन दोनों फॉर्मूले में चीज़ें अलग अलग हैं, चीज़ें अलग अलग हैं। पहले मैं इस पहले फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके इसका मैं आपको वास्तविक ज्ञान दे देता हूं, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, फिर नीचे वाला फॉर्मूला भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला गया। एक विद्यार्थी है, मान लीजिए कि आप ही हैं, मान लीजिए कि आप ही अर्जुन हैं, आप ही कविता हैं, आप ही जो रसीराज हैं, आप ही क्या है अमन है, और आप ही हमारे सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में गुरुत्वीय त्वरण का मान इतना निकाला गया। फिर क्या हुआ, इस विद्यार्थी से प्रयोग में कितने प्रतिशत त्रुटि हो गई, कितने प्रतिशत त्रुटि हो गई ये निकालना है। तो इसका मतलब प्रयोगशाला में कितना था, तो हम लोग लिखेंगे कि प्रायोगिक मान, प्रैक्टिकल वैल्यू। ठीक है, प्रायोगिक मान कितना है बताओ, 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा तो इसका वास्तविक मान क्या होता है। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये लिखा है गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या है, फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसका मतलब ये क्या हो गया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए जितने आसान ये क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, वास्तव में इतने आसान है नहीं, वास्तव में इतने आसान है नहीं। पर किसी भी चीज़ की शुरुआत हमेशा कहाँ से की जाती है, जीरो से। तो मैंने पहले बहुत आसान क्वेश्चन लेके आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश किया। इसी क्लास में आज हम लोग थोड़े से कठिन क्वेश्चंस को भी करेंगे, तो डरना नहीं है, केवल क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इससे हमसे निकाला जा रहा है, हमसे पूछा गया कि बताइए प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर आप फॉर्मूला क्या लिखोगे वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान, और उसके बाद बटे में क्या लिखोगे, वास्तविक मान, या आप चाहो तो ऊपर डायरेक्ट त्रुटि लिख सकते हो, बस त्रुटि, लेकिन फिर भी तो घटाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो और गुणे में क्या लिखोगे 100, और हाँ परसेंटेज लगाना मत भूलना। अब उसके बाद ये हो गया वास्तविक मान कितना है 9.8, ये कितना है 9.1, और उसके बाद 9.8 इंटू कितना हो गया बताओ 100। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग इसको सॉल्व कर ही लोगे। इसको करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बताओ, 0.7। घटाना आता है ना सभी को, ऐसे घटाया जाता है 9.8, 9.1, 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 0.7 हो गया। उसके बाद देखिए ध्यान से, ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कल क्लास क्यों नहीं आई थी। एक्चुअली आप इस वीडियो में देख रहे होंगे थोड़ी सी लाइट कम है, थोड़ी सी लाइट कम है आज के इस वीडियो में। ऊपर का जो ये सारा सिस्टम है ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, आप देखो, आप खुद ही मेरी आंखों में देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप देखो ग्लास में देखो, ये लाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, इस वजह से अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अब क्लास देना था तो देना था, इसलिए कल वीडियो नहीं आया था। अब देखो 0.7 हो गया, 0.7 और अपॉन में क्या लिखा है 9.8, और उसके बाद क्या लिखा है, फिर देखो ये 100 हो गया। ठीक, और परसेंटेज, अब पॉइंट हट गया तो 7 अपॉन कितना हो गया 98, और इंटू में क्या हो गया 100। ठीक है, अगर 7 से इसको मैं काटना चाहूँ तो ये कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 2 बच गए, और 7 चौको 28। इसका मतलब क्या हो गया 100/14, और 2 से फिर से इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 7, 50/7। अब इसको डिवाइड कर लेना आप लोग, डिवाइड करने के बाद 7 7 49 लगभग 7 के बराबर आ जाएगा। 7 7 49, एक बचेगा, फिर उसके बाद करोगे आप, और 3 7 चौको 28, इसका मतलब 7.14। डिवाइड करना आता है ना सबको, बताओ डिवाइड करना आता है कि नहीं। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक, क्लियर है इतनी चीज। तो ये हो गया 7.14। मैंने कैसे डिवाइड किया, 7 7 49, एक बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 10 हो गए, 7 एकम 7, फिर उसके बाद 3 बचे, 7 चौको 28, 2 फिर से करोगे, अब इसके बाद 3 आएगा, नहीं 2 आएगा, 7 दूनी 14, आगे इसके करोगे 2 आएगा, फिर 60 हो जाएगा, 7 8 56, 2 फिर 8 आ जाएगा, 2 8 56, फिर 4 होगा, फिर 4 7 35, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे कितना है बताओ 7। ये भाग कभी खत्म नहीं होगा, करते रहोगे आप। कब पढ़ा था, 10th क्लास में। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई कि नहीं। तो ये हो गया हमारा पहला एक उदाहरण। अब इसके बाद जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि एक हम लोग और न्यूमेरिकल को करें इस वाले पे क्वेश्चन पे, इस वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ध्यान से समझना, इस पे क्या है, अल्पतमांक क्या है ये समझेंगे पहले। ठीक है, देखो हम लोग लिखेंगे एक व्यक्ति किसी, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, एक व्यक्ति किसी सड़क की चौड़ाई, एक व्यक्ति किसी सड़क की चौड़ाई 1 मीटर लंबी क्षण से मापता है।
ठीक है, क्षण से मापता है, क्षण से मापता है, 1 मीटर लंबी है। इसका मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही हमारी हो जाएगी, 1 मीटर। ठीक है, इसका मतलब मान लो इससे मुझे किसी चीज़ को मापना हो तो ये 1 है, 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर लंबी क्षण से मापता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 1 मीटर लंबी क्षण से, 1 मीटर लंबी क्षण से थोड़ा सा और कर लो, 20 मीटर मापता है। ठीक है, आ स्टूडेंट मेजर आ, सड़क को क्या बोलेंगे, मेजर आ रोड 20 मीटर लॉन्ग फ्रॉम 1 मीटर लेंथ ऑफ, क्षण को क्या बोलेंगे, स्ट्रिक। ठीक है, बढ़िया समझ आ गया, स्टिक बोलेंगे। अब उसके बाद देखो 20 मीटर मापता है। इसके बाद लिखने के बाद फिर क्या लिखा जाएगा, इस व्यक्ति से मापन में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई। ठीक, अच्छा कितने, ये क्या कर रहा है, ये एक व्यक्ति है कोई जो एक सड़क को 1 मीटर लंबी क्षण से मापता है। इसका मतलब ये 1 मीटर है, 1 मीटर। ठीक है, अब मान लो स्केल से मापता होगा, जो आपके पास स्केल होती है, मेरे पास यहाँ होती तो मैं दिखा देता, जो प्लास्टिक की आती है 15 सेंटीमीटर वाली, उससे मापता तो उसमें क्या होता है 0.1 mm की गलती हो सकती थी उससे। पर इसमें क्या है, ये 1 से छोटी है ही नहीं, 1 मीटर की है। इसका मतलब इसका अल्पतमांक कितना है, 1 मीटर है। अल्पतमांक मतलब जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 1 मीटर। आई बात समझे। अब 15 सेंटीमीटर की अगर कोई स्केल होती जिसमें क्या होते 1-1 मिलीमीटर के खाने होते, तो उसमें अल्पतमांक 0.1 मिलीमीटर होता। बात समझ आई कि नहीं, नहीं समझ आया तो देखो ऐसे क्या मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ऐसे स्केल होती है, ठीक, ये 15, मान लो इतने हिस्से को मैं जूम करूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ मान लो हमने जूम किया, ये 1 हो गया, 0 से लेकर 1, इसके बीच में खाने होते हैं ऐसे 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 ऐसे, गिनोगे कितने खाने होते हैं, 10। तो इसका मतलब गलती के चांसेस कितने हैं, 0.1। समझ में आई बात, 0.1, 1 क्या, सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में चेंज करोगे तो 1 मिलीमीटर के चांस की गलती है ना, मतलब गलती के चांस है। ठीक है, चांस की गलती नहीं, गलती के चांस है। चलो इतनी बात समझ आ गई। तो इसका अल्पतमांक क्या है बताओ, अल्पतमांक कितना है, 1 मीटर। ध्यान देना, कभी कभी जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो इनकी यूनिट जो चेंज होती हैं वहाँ गलती हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसका वास्तविक मान क्या है, रोड की लंबाई कितनी है, वास्तविक मान कितना है, वास्तविक मान है 20 मीटर। अब तो कर ही लोगे मेरे ख्याल से, है ना। क्या निकालना है आपको, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि क्या करोगे आप, अल्पतमांक, अभी ये आसान है, परेशान मत हो, अभी क्वेश्चन आएंगे जो कठिन होंगे। वास्तविक मान, पहले आसान तो देख लो, और गुणे में कितना हो गया 100। अब अल्पतमांक कितना है बताओ, 1, वास्तविक मान कितना है 20, गुणे में कितना है 100, कर दोगे आंसर कितना आ जाएगा 5%। गलती के चांस कितने हैं 5%, क्योंकि अगर मान लो एक कहीं भूल गया, 1 मीटर कहीं से छूट गया, तो इसका मतलब गलती के चांस कितने हैं, केवल 5%। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे और चीज़ों को बता सकूं। अब हम लोग देखेंगे कि त्रुटियों का समावेशन क्या होता है या समायोजन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे त्रुटियों का समायोजन। ठीक है, समायोजन, इसको इंग्लिश में लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का समायोजन। ठीक है, देखो कोई भी, अगर आपसे कोई भी गलती होती है, त्रुटि होती है, तो 2 तरीके से हो सकती है। या तो फिर आपने उसको मेज़र गलत किया है, मतलब उसको नापा गलत है, और या फिर आपने उसका कैलकुलेशन गलत किया है, 2 तरीके से। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि किसी राशि के मान में त्रुटियां 2 प्रकार से संभव है। पहली चीज़ है उसकी, पहला है उसका कौन सा, व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि, इसका मतलब जो आपने मेज़र किया है वो गलत है। ठीक है, व्यक्तिगत त्रुटि जो आपने मेज़र किया वो। दूसरी चीज़ है आपकी, जो दूसरा आपने क्या किया है कि उसका गणितीय रूप से आपने उसका जो कैलकुलेशन किया है वो गलत है। ठीक है, तो दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा हम लोग लिखेंगे कि हाँ, गणितीय
संक्रियाओं की त्रुटि, संक्रियाओं की त्रुटि। ठीक, अब जो व्यक्तिगत त्रुटि होती है वो तो आपने देख लिया कैसे निकालते हैं, पर अगर मान लो कि कोई ऐसा फॉर्मूला हो, जैसे कि मान लो आपसे बोल दिया जाए कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, एक फॉर्मूला दे दिया जाए और फिर कहा जाए कि इसके द्रव्यमान में इतने % की त्रुटि हो जाती है, तो फिर कैसे निकालोगे? वहाँ समस्याएं होंगी। जब राशि अकेली होगी, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सारी चीज़ें होंगी, तो फिर समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या वहाँ होगी जिस राशि के जो भी चीज़ होगी राशि, उसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण दो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं जिनमें, जैसा कि मान लीजिए कि कोई भी है, मान लो कोई भी चीज़ है, मान लो z बराबर x + y, ठीक है, ऐसे कर दिया गया। या मान लो आपने कह दिया कि साइन कोई 2 थीटा का कोई फार्मूला लिख दिया, बीच में प्लस आ गया। ऐसी चीज़ों में समस्याएं होती हैं। जब बीच में प्लस होगा तब क्या होगा, जब बीच में गुणा होगा तब क्या होगा। और हाँ, कोई ऐसा भी फॉर्मूला होता है जिसमें घात लगी होती है, कोई ऐसा भी फॉर्मूला होता है जिसमें घात लगी होती है, उनमें समस्या होती है। तो 3 प्रकार के गणितीय संक्रियाएं होती हैं। पहली चीज़ जो जोड़ घटाना, दूसरी चीज़ गुणा और भाग, और तीसरी चीज़ जो पहली चीज़ जोड़ घटाना, दोनों में एक ही चीज़ है। दूसरी चीज़ है जोड़ घटाना मतलब समझ रहे हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद जो मल्टीपल, जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसमें गलती होगी, या फिर हम लोग जो डिवाइड करेंगे उसमें गलती होगी, और तीसरी चीज़ जिसमें पावर लगी होगी उसमें गलती होगी। तो हम लोग पहली चीज़ यहाँ लिखेंगे, पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे कि ठीक है, संकलन मतलब क्या होता है, एडिशन। ठीक है, एडिशन में ही सब्ट्रैक्शन और सब कुछ हम लोग एक ही में पढ़ा। संकलन एवं व्यवकलन, ठीक है, कितना अजीब नाम है, संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि। ठीक है, में त्रुटि, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एरर इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं राइटिंग, कोई समस्या तो नहीं हो रही, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर इतनी चीज। अब मान लो कि कोई राशि है, माना कोई राशि जो है वो z है, और z बराबर क्या हो गई है, x + y। ये उसका एक कोई फॉर्मूला है। ठीक है, अब उसके बाद आपने कहा, ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि z में जो त्रुटि है वो मुझे निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे वही समझो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि ये माना है भैया, ठीक है, माना कि z x व y में सीमांत त्रुटियां, सीमांत को इंग्लिश में बोलेंगे लिमिटिंग एरर्स। ठीक है, सीमांत त्रुटियां मतलब सीमांत त्रुटियां को पूरा इंग्लिश में बोलेंगे लिमिटिंग एरर्स। ठीक है, z में हमने माना कि गलती हो गई है डेल्टा z में कितनी गलती हो रही है, डेल्टा z। x में कितनी गलती हो रही है, डेल्टा x, मतलब उसकी थोड़ी सी वैल्यू, किसी के आगे डेल्टा लग जाता है तो इसका ये मतलब है कि उसमें थोड़ी सी कोई चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, तथा y को क्या लिखोगे, डेल्टा y है। इसका मतलब माना कि z x व y में सीमांत त्रुटियां, यहाँ चाहो तो बीच में एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, क्रमशः, इंग्लिश वाले रिस्पेक्टिवली लिख देंगे, मतलब z में इतनी, y में y वाला और x में x वाला। ठीक है, तो अगर त्रुटियां हैं तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, तो फिर हम लोग लिखेंगे कि z में कितनी त्रुटि हो रही है, बताओ, z में डेल्टा z। तो वो त्रुटि या तो गलती या तो बढ़ रही है, या तो वैल्यू ज़्यादा आपने नाप ली है, या तो वैल्यू आपने कम नाप ली है। इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों चिन्हों को साथ साथ लेकर चलेंगे, घबराना नहीं है। फिर उसके बाद x में कितनी त्रुटि हो रही है, प्लस माइनस कितनी हो रही है बताओ, x में कितनी हो रही है, डेल्टा x। ठीक, उसके बाद बीच में क्या लगा हुआ है बताओ, प्लस। घबराना नहीं है, ये प्रूफ कोई कराता नहीं है, लेकिन मैं करा रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग जानो। ठीक है, क्योंकि आपको बड़े बड़े एग्जाम्स देने हैं, इसलिए जानो। ठीक है, तो उसके बाद y, और ये प्लस में क्या हो गया, डेल्टा y। समझ में आई? अब उसके बाद देखो, ये लिखा हुआ z प्लस डेल्टा z, और उसके बाद x, और इस वाले y को साथ में लिख लो,
एक्स प्लस वाई और फिर उसके बाद प्लस लिखा हुआ है, चाहो तो ब्रैकेट को हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ब्रैकेट का। फिर उसके बाद डेल्टा एक्स और उसके बाद डेल्टा वाई। ठीक, अब देखो इस जेड को मैं चाहूँ तो एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, तो यहाँ से हटाया और एक्स प्लस वाई लिखा। एक्स से ये एक्स कट गया, वाई से ये वाई कट गया। इसका मतलब जो भी त्रुटि अगर निकालनी होगी तो दोनों त्रुटियों का क्या आएगा, जोड़ आएगा। क्यों, समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब आपके दिमाग में जरूर आया, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसा क्या है, कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस प्लस माइनस ध्यान दे लो। ठीक, यहाँ पे मैंने लगाना जो है मैं भूल गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अरे इसमें तो कुछ सर जी है ही नहीं, कुछ ऐसा था ही नहीं जो आपने, क्या ऐसा है, बस सिंपल सा। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ, बहुत ध्यान समझना, इसमें भी आगे प्लस माइनस लगा लो, इसके आगे भी प्लस माइनस है और इसके आगे भी, और यहाँ एक्स प्लस वाई है। देखो एक्स इसके आगे प्लस और वाई के आगे भी प्लस। ठीक है, इसके आगे ये था, इसके आगे था। समझ में आ गई इतनी चीज़? बताओ समझ में आ गई? और यहाँ पर यस है। ठीक, पूरा अच्छे से समझ लो। ठीक, अरे इसमें तो कुछ था ही नहीं, यही मन में आ रहा होगा। तो फिर आपके मन में ये भी आया होगा कि अगर मान लो सर जी जेड वाला हुआ ऐसे ऐसे जेड वाला हुआ और डॉट वाला हो गया, तो हम प्लस माइनस जेड और प्लस माइनस एक्स डॉट वाई लिख देंगे, हो जाएगा। नहीं, यही तो गलत सोच है। क्यों ये नहीं होगा? फिर क्या होगा वो देखो। ये बात समझ आ गई कि अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक की त्रुटि निकाल के दोनों की अलग अलग, इसकी त्रुटि और इसकी निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे चिन्ह के साथ, जैसा भी होगा। क्लियर है इतनी चीज? अब उसके बाद व्यवकलन मतलब कि एरर इन जिसमें हो गया। अब हम लोग करेंगे कि जब गुणा भाग होगा तब क्या होगा। ठीक है, अभी तो हमने इसमें देख लिया, अब गुणा भाग होगा तो क्या होगा। हेडिंग डाल दीजिए। क्या हेडिंग डालेंगे, लिखिए, बताता हूं मैं। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालिए, गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। गुणन एवं ठीक है, देखो एक चीज़ याद रखना, मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा कि आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाए, आपको बहुत सारा नॉलेज आ जाए। जो चीज़ें फालतू की होंगी उनको पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है, इतना याद रखिएगा। फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ाएंगे हम बिल्कुल भी। गुणन एवं विभाजन में त्रुटियाँ, गुणन एवं विभाजन में त्रुटियाँ, इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे? ठीक है, एरर्स, इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे? एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये बात समझ आ गई कि नहीं? बताओ, समझ में आई बात? एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब इसको समझेंगे, गुणन एवं विभाजन में त्रुटियां। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना कोई राशि, ठीक है, कोई एक क्वांटिटी मैंने ले ली। अब कौन सी ले ली? z बराबर। अच्छा एक चीज़ और है, इससे पहले मैंने लिखा था कि ये लिखा था, देखो ऐसे लिखा था। ठीक है, ऐसे। इसके नीचे एक चीज़ और लिख लेना, मैं बताना भूल गया, लिख देना महत्तम त्रुटि। महत्तम त्रुटि मतलब केवल प्लस का चिन्ह बचाएंगे, बाकी सारे चिन्हों को हटा देंगे। ठीक, किसी भी चीज़ में मैक्सिमम जो त्रुटि निकाली जाती है तो आगे माइनस को हटा देंगे और प्लस प्लस रखेंगे। एक लाइन में लिखना भूल गया था, समझ में आ गई बात? तो लिख लेना इसी तरीके से। अब माना कोई राशि z बराबर एक्स डॉट वाई, मतलब गुणा है बीच में। ठीक है, होने दो। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इनमें त्रुटियां क्या हैं? z एक्स व वाई में त्रुटियां क्रमशः हमने इनमें त्रुटियां लिखना है। क्या लिखेंगे? ये, फिर कितनी है z में, कितनी होती है z, फिर उसके बाद x है, x व, चाहो तो आप पहले x y z लिख लो, आपको आसानी रहेगी, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। व कितना है? y है। ये त्रुटियां हमने मान ली। ठीक है, अगर ये त्रुटियां हैं तो इसका मतलब z में ये चीज़ क्या होनी चाहिए, या तो जुड़नी चाहिए और या तो वो चीज़ घटनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि गुणा होगा। ठीक, इसको लिखा मैंने, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब इसी तरीके से x में जोड़ोगे तो x में क्या करोगे? x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक, बीच में डॉट लगाओगे। फिर इसी तरीके से लिखोगे y प्लस माइनस डेल्टा y। बताओ समझ में आई इतनी चीज़? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही ना? बढ़िया समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो, घबराना, ये चीज़ें आराम से बताने वाली हैं, इसीलिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद ये लिखा मैंने z प्लस डेल्टा, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे? z, यहाँ पे माइनस।
उसके बाद देखो इसमें क्या हो रहा है, इसको इससे गुणा करना है, x से y को करेंगे तो क्या होगा बताओ, एक्स वाई, ठीक। फिर उसके बाद x का इससे करेंगे, देखो x का इससे करेंगे, x का इसके साथ, x का इसके साथ, तो क्या होगा प्लस माइनस x और उसके बाद डेल्टा y, ठीक है। अब इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस y और डेल्टा x होगा। फिर उसके बाद इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा x डेल्टा y। समझ में आई बात? देखो गुणा समझ में आया? जैसे नॉर्मल करते हैं, प्लस माइनस से घबराओ नहीं, बस समझ लो प्लस प्लस लिखा है, गुणा करते चले जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जरा ध्यान से इतनी बात सुना, अगर हमने कहा कि डेल्टा x बहुत छोटा होता है, डेल्टा y भी बहुत छोटा होता है, और छोटे से छोटे को मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा ही रहेगा, बड़ा कभी नहीं हो पाएगा। इन केस मान लो 0.1 का मल्टीप्लाई 0.1 से करोगे, आंसर जो है वो 0.1 से भी ज़्यादा कम आ जाएगा। अब सोच लो आप, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि डेल्टा x व डेल्टा y, ठीक है, दोनों बहुत छोटी राशियां हैं, बहुत छोटी राशियां हैं, इसलिए इनका गुणनफल, इसलिए बहुत ऐसे लिख लो शॉर्ट में, डेल्टा x डेल्टा y गुणा लगा दो, का मान बहुत कम होगा, बहुत की जगह अत्यधिक लिख लो, बहुत कम होगा, अर्थात डेल्टा x डॉट डेल्टा y को नगण्य लेने पर, इसको हटा दो, इसको नगण्य ले लो, नगण्य लेने पर। क्लियर है ये बातें? बेहतर समझ में आ रहा है? नगण्य का मतलब क्या होता है? नेगलेक्ट करने पर। नेगलेक्ट का मतलब क्या होता है? ना के बराबर, इसको हटाओ, फेंको बाहर। इसका यह मतलब हुआ कि z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डेल्टा y प्लस माइनस y डेल्टा x, और उसको हटा दो। समझ में आई बात? अब इस z को अगर एक्स वाई से काटना चाहें तो काट सकते हैं, क्योंकि z बराबर एक्स वाई है, तो एक्स वाई जो है वो z से कट गया। जिसको समझ में ना आया हो यहाँ पे एक्स वाई लिख लेना, फिर काट लेना, ठीक। तो अब मेरे पास बचा क्या है, डेल्टा z इज इक्वल टू, आगे कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस माइनस, फिर ये क्या लिखा हुआ बताओ, प्लस माइनस, ये क्या लिखा हुआ, x और उसके बाद डेल्टा y, फिर प्लस माइनस y और डेल्टा x। क्या आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई मैंने क्या क्या किया? तो यहाँ से हमारा काम बड़े आसानी से चल सकता था, लेकिन इसको थोड़ा सा और कठिन बनाया गया। लिखा क्या गया कि दोनों पक्षों में 1/x डॉट वाई, या इतना लिख लो, x डॉट वाई से भाग करने पर, ताकि थोड़ा सा फॉर्मूला आसान हो जाए। अब जब दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो फिर क्या होगा, देखो ऊपर वाला मैं साफ कर रहा हूं, ठीक, लिख लिया होगा आपने। दोनों, बस थोड़ा सा बचा है, अगर दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z और अपॉन में x डॉट वाई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखो प्लस माइनस x डेल्टा y अपॉन में x डॉट वाई, फिर प्लस माइनस, फिर क्या है बताओ, y डेल्टा x और अपॉन में एक्स वाई डॉट वाई। मैं आपको रटाना नहीं चाहता, वरना मैं डायरेक्ट बता दूंगा, सब सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, वो रटना हो जाएगा। ये समझ लो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जेड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस, एक्स से एक्स कट गया, क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा वाई और नीचे बचेगा वाई, ठीक है। प्लस माइनस, यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा एक्स, ठीक है। ये बात समझ में। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हमने इसको थोड़ा और आसानी से लिखा, पहले x वाला लिख लो, बाद में y वाला लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि पहले x अच्छा लिखा था उसमें, ठीक है। पहले x वाला लिख लो, ठीक है, पहले x वाला लिख लो और बाद में y वाला लिख लेना, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब हम लोग लिख देंगे अतः महत्तम त्रुटि जो मैक्सिमम हो सकती है, तो प्लस वाला चिन्ह क्या करेंगे, हटा देंगे, और प्लस वाला चिन्ह हटाने के बाद फिर क्या लिखेंगे, देखो फिर बचेगा हमारा केवल डेल्टा z इजक्वल टू, डेल्टा z अपॉन z
इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स और प्लस डेल्टा वाई अपॉन में वाई। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी ही क्या हो जाएगी, हमारी त्रुटि हो जाएगी। क्लियर है इतनी चीज़? इसकी वैल्यू निकाल के डिवाइड करके आसानी से निकाल लेंगे। इन सारी चीज़ों से आप घबराइए मत, ठीक है, घबराइए मत। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों को ऊपर से जा रही होंगी, मुझे क्लियर है इतना चीज़, लेकिन जब इनको आप बार बार करोगे, पहली चीज़ देखो, किसी भी चीज़ को सीख लेना ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर जब आप ऑपरेशन करोगे ना तो आपको ज़्यादा, जब आप प्रैक्टिकल करोगे मतलब कि आप जब उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो अभी कितने हो गए? 2। तीसरी चीज़ एक और चीज़ सीख लेते हैं। तीसरी चीज़ हेडिंग डालेंगे 3 नंबर, 2 हो गई हैं। 3 नंबर हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे? मापित राशि की घात में त्रुटि। मापित, जो भी चीज़ मापी गई है उसमें अगर घात है, मापित राशि की घात में त्रुटि। अगर किसी की घात में अगर त्रुटि हो गई तो क्या होगा? ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे एरर इन अ ठीक है, पावर ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, या मेजरमेंट क्वांटिटी डाल सकते हैं। ठीक, इसको कैसे करेंगे? लिखेंगे कि माना कोई एक राशि है, ठीक है, माना अगर कोई एक राशि है z इज इक्वल टू एक्स की पावर m, ऐसे है तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा बताओ? लॉग z इज इक्वल टू लॉग x की पावर m। ठीक है, अब लॉग का एक फॉर्मूला होता है, लॉग x m की पावर n वाला क्या होता है? पावर आगे आ जाती है, एक पावर आगे आ जाएगी तो m क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। ये सब आपने 10th में भी पढ़ रखा है, इस तरीके के pH मान पे क्वेश्चन किए थे। ठीक, अब इतना हो गया, अब इतना तो हो गया, लेकिन मुझे क्या निकालना था? प्रतिशत त्रुटि निकालनी थी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, और अवकलन आप नहीं जानते हैं, अवकलन आप नहीं जानते तो घबराइए नहीं, मैं बताऊंगा। अगर किसी भी चीज़ का अवकलन करना है और लॉग लिखा है, उसमें क्या लिखा हुआ है? लॉग लिखा हुआ है। तो लॉग अगर हम लोग z का करेंगे तो अपॉन में 1/z आ जाए, ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/z हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम लोग का ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे बताओ। ठीक है, अगर मान लो ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो एक दूसरा भी तरीका है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, अभी बताता हूँ मैं क्या होता है। किसी भी चीज़ का अगर अवकलन करना है, इसका अगर अवकलन करेंगे तो इसके आगे d/dx क्या लगाएंगे? d/dx और log z। वो समझ में नहीं आ रहा हो तो सिंपल सा डायरेक्ट लिख लो z/z, इतना लिख लो बस अवकलन करने पर, क्योंकि जब चीज़ें आगे मैथ में पढ़ोगे 11th क्लास में कि अवकलन क्या होता है तब समझ में आएगा। m का होगा नहीं, m इज़ अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट है, घात क्योंकि है, और log x का हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? ये हो गई इतनी। ठीक, इसमें प्लस माइनस का कोई भी सवाल उठा ही नहीं। अब मान लो कि आपसे कहा जाए कि इसकी प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो हम लोग लिखेंगे तथा प्रतिशत त्रुटि। अभी जब न्यूमेरिकल में कराऊंगा तब सारी चीज़ें बता दूंगा। तो लिखूंगा डेल्टा z अपॉन z इंटू में 100। ठीक, और चाहो तो प्रतिशत लगा सकते हो और m लगा लो। ठीक है, m उसके बाद डॉट डेल्टा x अपॉन x इंटू में 100। ठीक, इंटू में 100 और उसके बाद परसेंट, ये आप लगा सकते हो। m में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि m इज अ कांस्टेंट, m क्या है? नियतांक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अभी इसके ऊपर हम एक क्लास और देंगे
जितने भी प्रतिशत त्रुटि के न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे हम करवा देंगे, ठीक है, जितने भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना होगा कि क्या प्रतिशत त्रुटि के न्यूमेरिकल आप चाहते हो या नहीं। हम पहले देखना चाहेंगे कि कितने लोग चाहते हैं न्यूमेरिकल को, ठीक है। एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को मैं पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है कि एक भौतिक राशि 4 मापित राशियों, एक भौतिक राशि है कोई जिसका नाम है क्या है P, और वो 4 लोगों से मिलकर बनी है। और 4 लोग कौन कौन से हैं? A है, B है, C है और D है, 4 लोग हैं। फिर कह रहे हैं कि A, B, C व D में की मापों में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 2%, 4% और उसके बाद 3% है। फिर कह रहा है कि P के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितने % होगी। P के मान में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है, हमें ये गणना करना है। बहुत आसान है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो गया। यदि गणना द्वारा P का मान इतना प्राप्त हो तो आप इसे कितने मान तक पूर्ण करेंगे। आप इसे कितने मान तक पूर्ण करेंगे, क्या करेंगे आप इसको, देखो ध्यान से मेरी बात को समझो। सबसे पहले तो यहाँ तक क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले यहाँ तक करते हैं, फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो है इसको क्या करना है, हल करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। देखो क्या लिखा है, P बराबर ये दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे कि P बराबर A की पावर 3, B की पावर 2, B की पावर 2 और C की पावर, देखो अंडर रूट लिख सकते हो इसको, तो 1/2 लिख दिया मैंने, और उसके बाद D की पावर 1 ये लिखा हुआ है। अंडर रूट क्यों लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर अंडर रूट लिखा है तो उसकी पावर 1/2 होती है, इसलिए अंडर रूट नहीं 1/2 लिख लो, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम इसको लिख सकते हैं कि P = A की पावर 3, फिर उसके बाद B की पावर 2 और C की पावर कितनी है, ऊपर जाएगी तो -1/2 और उसके बाद D की पावर 1 हो गया। क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई? ये वही जो अभी तीसरा मैंने एक निगमन बताया था, सेम वही चीज़ है। अब मुझे निकालना क्या है, इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः P में त्रुटि, ठीक है, P में त्रुटि, और इस त्रुटि का नाम दिया मैंने प्रतिशत त्रुटि नहीं, भिन्नात्मक त्रुटि। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है भिन्नात्मक त्रुटि। अब हम लोग इसमें त्रुटि निकालेंगे तो लिखेंगे डेल्टा P अपॉन P, ठीक है। उसके बाद फिर ये पावर आगे आ जाएगी, फिर लिखेंगे 3 डेल्टा A अपॉन में फिर क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, प्लस B 2 और डेल्टा B, अब अभी 100 नहीं लिख रहे हैं, मैं बताऊंगा, परेशान मत हो, और -1/2 और उसके बाद डेल्टा C अपॉन में क्या लिखोगे, C और 1 अपॉन ये क्या लिखा हुआ, ऊपर गया तो माइनस हो गया, -1 और उसके बाद डेल्टा D अपॉन D। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद अभी P में ये भिन्नात्मक त्रुटि थी। अब हम लोग लिखेंगे P में प्रतिशत त्रुटि, तो हम लोग लिखेंगे P में प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको, और अधिकतम, देखो यहाँ पे कहीं लिखा होगा P के मान में अधिकतम, ठीक है, तो अधिकतम लिखेंगे P में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अगर अधिकतम नहीं लिखा होता तो फिर हम कुछ और करते, अभी बताएंगे क्या करते, ठीक है। अगर ये अधिकतम लिखा है तो ये माइनस के चिन्ह क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक। तो अधिकतम ना लिखा होता तो ना होते। इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, प्रतिशत हो गया ना, प्रतिशत, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा P अपॉन में P और इंटू में 100, चाहो तो परसेंटेज लगाओ, चाहो तो छोड़ दो। फिर उसके बाद 2, फिर क्या लिखेंगे डेल्टा B अपॉन में B इंटू में 100, फिर प्लस 1/2 डेल्टा C अपॉन में C इंटू में 100, ठीक। फिर उसके बाद इसी तरीके से आगे प्लस डेल्टा D अपॉन में D इंटू में क्या 100, ठीक। समझ में आ गई चीज़। अगर मैं इसको देखूँ तो ये लिखा है A में प्रतिशत त्रुटि, इस ब्रैकेट में लिखा है A की प्रतिशत त्रुटि, इसमें B की प्रतिशत त्रुटि, इसमें C की और इसमें क्या है D की, ठीक है। तो मैं अब करूँगा क्या, बहुत ध्यान से बजना, इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक। देखो ये A की प्रतिशत त्रुटि है, तो हम लोग लिखेंगे P में, ये क्या है, P में प्रतिशत त्रुटि है, P में प्रतिशत त्रुटि बराबर 3 गुणे A की प्रतिशत त्रुटि, और A की देखो कितनी है, 1 है, तो 1% है।
इसकी कितनी है बताओ 2, देखो इसकी इस वाले की कितनी है 2%, बी की 2%, ठीक है। तो बी की 2%, तो क्या लिखेंगे 2 और 2%, समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद सी पे आ जाओ, सी की कितनी है 4% और सी के आगे नंबर कितना है 1/2 और ये 4%, और उसके बाद प्लस 1, डी की कितनी है 3%, देखो 3%, ठीक। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 3%, ये हो जाएगा 4%, 2 से कट गया तो 2%, और ये हो गया आपका 3%। सबको जोड़ो, 4 3 7, 7 और 2 9, 9, और उसके बाद कितना हो गया, कुछ गलत हो गया क्या, 2 दूनी 4 हो गया, 3 हो गया, 3 इधर 1%, 2 दूनी 4, तो 3 3 6, 6 4 10 2 12 हो गया। कुछ गलती हो गई क्या इसमें से, देखते हैं, चेक करते हैं। हाँ 1 मिनट, ये ABCD ये नंबर जो है इसको चेंज कर लो अकॉर्डिंग टू NCERT बुक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NCERT बुक 1 है, फिर उसके बाद 3 है, और उसके बाद 4 और 2 है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 1 है, उसके बाद फिर 3 है, फिर 4 है, और उसके बाद फिर 2 है, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ 2%, 2 3 यहाँ से कितना आ जाएगा 6% हो जाएगा, और यहाँ 2 रहेगा, तो 6 3 9, 9 2 11 और 2 13% हो गए। ये NCERT के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। अब हम लोगों ने प्रतिशत त्रुटि निकाल दी। अब लिखा है कि यदि गणना द्वारा P का मान इतना प्राप्त हो तो आप इसे कितने मान तक पूर्ण करेंगे। हमने त्रुटि निकाल ली कितने परसेंट, 13%, और गणना की गई है, और गणना द्वारा इतना मान हमको मिला है, इतना मान हमको मिला है गणना द्वारा, ठीक है। और गणना में त्रुटि कितने परसेंट हुई, 13%। तो वास्तविक वैल्यू क्या थी, फिर वो निकालना पड़ेगा हमको। तो हम लोग लिखेंगे, इसको साफ किया जाए, बताओ, एक लाइन थोड़ा सा साफ कर रहे हैं, ठीक, यहाँ से साफ कर रहे हैं इतना, ताकि क्वेश्चन पढ़ पढ़ के समझाते रहेंगे। अब देखो क्या करना है, यदि गणना द्वारा P का मान इतना प्राप्त हो तो हम लोग लिखेंगे, अब आगे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि गणना द्वारा P का मान, देखो ये थोड़े से क्वेश्चन कठिन हैं, लेकिन अगर मैं नहीं कराऊंगा तो फिर आप कहाँ से करोगे, ठीक है। कोई यूट्यूब में तो मिलने वाला नहीं, ठीक है। इतना प्राप्त का मान इतना प्राप्त होता है, ठीक, इतना मान जो है प्राप्त होता है। अब अगर इतना मान ये हमको प्राप्त होता है तो हम लोग क्या निकालेंगे, अतः P के मान में त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि नहीं, अतः P के मान में त्रुटि, कितने त्रुटि हुई है, परसेंटेज तो निकाल लिया हमने कि P के मान में प्रतिशत कितना है वो निकाल लिया, कितनी वैल्यू में गलती हुई है, भाई इतना वैल्यू आया है तो इसकी वास्तविक वैल्यू कितनी, मान लो 0.5 गलत हुआ, 0.6 गलत हुआ, वो चेक करना है। तो हम लोग लिखेंगे P के मान में त्रुटि, ठीक है। मान में त्रुटि कितने परसेंट हुई है, 13%। तो हम लोग लिखेंगे P के मान का कितना परसेंट बताओ, 13%, और P का मान है कितना 3.73763 और का 13%, 13% मतलब बटे में क्या लिखोगे 100, ये लिखोगे, ठीक। अब उसके बाद, ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 0.48919, इतना आ जाएगा। ये लगभग कितना है 0.5 है, मतलब इतनी त्रुटि हुई। अब बताओ कौन से अंक में त्रुटि हुई, 0.05। इसका मतलब वास्तविक मान उसका ये था 3 कितना था 3.763, गलती कितनी हुई 0.5। इसका मतलब गलती पहले ही अंक में हो रही थी, इसी में गलत हो रहा था, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हमसे बोला गया था क्वेश्चन में क्या लिखा था, आप इसे कितने मान तक पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समझ में आया कि कौन से अंक में गलती हो रही है, पहले अंक में। तो हम लोग लिखेंगे भाई पहले अंक में गलती हो रही है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि 3.763 के मान, या लिख लो P के मान, क्योंकि P के मान के पहले अंक में गलती या त्रुटि हो रही है, अतः इसे, अब यहाँ से दूसरे पेन से लिखना, अतः इसे दशमलव के प्रथम स्थान
तक पूर्ण किया जाना चाहिए, पूर्ण किया जाना चाहिए। इसका मतलब 3.763 था, तो इसका मतलब यहाँ तक हमको लिखना पड़ेगा, तो 5 से ज़्यादा है कि नहीं, अर्थात P का मान कितना हो जाएगा बताओ, 3.8। यहाँ तक पूरा हो गया। क्या किया मैंने, पहले अंक तक क्या हो गया, पूर्ण हो गया। आपसे अभी तक क्या बताया जाता था कि 5 से वैल्यू ज़्यादा है तो आगे 1 बढ़ा दो, ठीक है, तो वही चीज़ है, पहले अंक में गलती। अगर मान लो, ध्यान से मेरी बात को समझना, मान लो कि ये वैल्यू थी, समझ लो, ये कोई नहीं बताने वाला, मैं जो बता रहा हूँ, मान लो ये था, और इसकी जो ये वैल्यू आई है ये आती 0.05, ये आती, इसका मतलब दूसरे अंक में गलती हो रही थी, तो इसे 2 अंकों तक पूर्ण किया जाना चाहिए था। इसका मतलब ये पीछे से 3 हटा देते, क्योंकि वो 3 था ना पीछे, ठीक। अगर ये पीछे 8 लिखा होता तो ये 6 की जगह पे 7 हो जाता। समझ में आई बात। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा कठिन था लास्ट में, इससे पहले तो सब कुछ आसान पढ़ लिए थे आप लोग। अभी आज मैंने लगभग 3 क्वेश्चन कराए और कुछ चीज़ें और बताई, ठीक है। अब इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, कल हम लोग कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो, ठीक है, करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ और चीज़ों को देखेंगे कि जैसे कि सार्थक अंक क्या होता है, अंक क्या होता है, और उसके बाद फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। हाँ, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, इन चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे कि क्या होती हैं, उसके बाद तब इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद। बोलते बोलते इतना थक जाते हैं कि इसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो, बेस्ट ऑफ लक।